घटना चक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज का एजेंडा। महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव में एग्जिट पोल के बाद भाजपा में मुख्यमंत्री की रेस में कई दिग्गज हुए शामिल, अपने अपने जुगत में जुटे पद के दावेदार। और दोनों राज्यों के विधानसभा चुनाव में रिकॉर्ड तोड़ मतदान के बाद मोदी मैजिक पर छिड़ी बहस। आपका दो मुद्दे हैं जो सबसे अहम है, वो है एग्जिट पोल के नतीजों के बाद भाजपा में मुख्यमंत्री पद के रेस में कई दिग्गज महाराष्ट्र से भी और हरियाणा से भी जुटे हुए हैं। अपने अपने लिए तमाम नेताओं से मुलाकात या फिर संघ में या जो भी जुगत हो सकता है, जो भी जुगाड़ हो सकता है, उसमें वो लग गए। साथ ही साथ जो रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ है हरियाणा में भी और महाराष्ट्र में भी, दोनों मतदान को अगर आप देखें तो जो एक महत्वपूर्ण अहम बहस आज भी अखबारों में और लगातार टेलीविजन पे भी है कि क्या मोदी मैजिक जो है वो कायम है। दोनों पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मिथिलेश प्रसाद हैं, जेडीयू के नेता हैं, भूपेंद्र धर्मानी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ वरिष्ठ पत्रकार हैं, भूपेंद्र धर्मानी जी हैं, अवधेश कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। सबसे पहले पुष्पेंद्र आपसे शुरुआत करते हैं। एग्जिट पोल के बाद कितने ऐसे नेता आप देख रहे हैं जो इस वक्त मुख्यमंत्री पद के दौड़ में है हरियाणा में? पहले बात करते हैं। दिलीप, अगर हम लोग हरियाणा में मुख्यमंत्री की बात करें तो आपको याद होगा कि जब चुनाव से पहले टिकट बंटवारे की बात खासतौर से भारतीय जनता पार्टी में चल रही थी तो सबसे ज्यादा दावेदार जो थे वो बीजेपी में ही थे। और इस वक्त भी ये था, क्या कहते हैं, कि बहुत सारे लोग बाहर से आए थे, उनका भी दावा था। अब उसमें आप देखें कि रामविलास शर्मा हैं, वहां के अध्यक्ष भी हैं, और उनकी दावेदारी पहले से शुरू से चल रही है। कैप्टन अभिमन्यु दिल्ली में बैठकर अपनी दावेदारी कर रहे हैं। मनोहर लाल खट्टर का नाम जिस तरीके से आया है कि साहब वो नरेंद्र मोदी के उस दौर के साथी रहे हैं, उस दौर के सहयोगी रहे हैं जब वो वहां के इंचार्ज हुआ करते थे। अब सुषमा स्वराज का नाम अभी तक आया नहीं है, लेकिन सुषमा स्वराज के मन में भी मुख्यमंत्री बनने की ख्वाहिश है क्योंकि वो हरियाणा से हैं और उनकी राजनीति जो है वहीं से है। लेकिन सवाल यह है कि सुषमा स्वराज, कृष्णलाल गुर्जर और राव इंद्रजीत, ये तीनों केंद्र में हैं और केंद्र में मंत्री हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी राज्य के बहुत सारे महत्वाकांक्षी नेताओं की उस इच्छा को खत्म करने के लिए केंद्र से उसी तरीके से मंत्री भेजेगा जैसे कांग्रेस पार्टी भेजा करती थी? इसलिए सारा क्राइसिस जो है हरियाणा में ज्यादा मुझे लगता है, उतना महाराष्ट्र में मुझे नहीं लगता मुख्यमंत्री को लेकर के। जी अवधेश जी, कितने नाम है, कितने चेहरे हैं हरियाणा में इस वक्त? पहले हरियाणा की बात करते हैं। लेकिन मेरा तो इसका उत्तर जरा दूसरा है कि हम अपने यहाँ बिहार में आप भी जानते हैं, बाबू मिथिलेश जी यहाँ जो है डूबती हुई नौका वाली पार्टी के नेता बैठे हुए हैं, चेहरे पर मुस्कुराहट लिए हुए कि नौका नहीं है अब इनके पास। तालाब में मछली और 9-9 कुटिया बखरा, जब तक मछली तालाब में है और हम बांटना शुरू कर देते हैं। ये तो एग्जिट पोल के बाद, लेकिन लोग जुटे हुए हैं। आपको भी पता होगा कि कितने नेता जुटे हुए हैं, जुटे हुए हैं। लेकिन निर्भर ये करेगा कि जितने नाम है उन सारे में से सबसे पहले तो कौन कौन चुनाव जीत के आता है। हारे हुए को तो कम से कम नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, पहली बात तो यह है। दूसरा यह है कि हरियाणा में जातीय समीकरण किसके पक्ष में प्रबल होता है। जैसे नरेंद्र मोदी ये तो ध्यान रखेंगे ना कि ठीक है कि इस समय हमारा यस मैन हो, हम जैसे चाहते हैं राज्य वैसे चले, लेकिन उसके साथ साथ उनको ये भी देखना होगा कि जनता ने जो जिन अपेक्षाओं से मतदान किया है वो उन अपेक्षाओं की कसौटी पर ये नेता कितना खरा उतरता है, ये मानना पड़ेगा। एक होगा वो। दूसरा होगा कि जो स्थानीय इकाई है पार्टी की, उसका समर्थन इसको कितना मिलता है, दूसरा आधार यह भी देखा जाएगा। और तीसरा यह है कि कहीं अगर किसी से समर्थन लेने की जरूरत पड़ी तो वो अगर पार्टी है तो उसका समर्थन इनमें से किसको ज्यादा है। जरूरत नहीं पड़ी तब तो अपने आप बना लेंगे। इसलिए जितने अभी नाम हैं उन सारे नामों में अगर एक नाम देखा जाए तो मेरे को जो अभी तो सूचना में बैठा था तो आया कि सुषमा स्वराज मुख्यमंत्री बन रही है, और वहां के सारे हरियाणा के नेता भी कई लोगों ने कहा बन रही है। पहले मैं अभी 4 बजे तक सुन रहा था कि कैप्टन अभिमन्यु जी का नाम सबसे ऊपर है और उनके प्रति ज्यादा सहमति बन रही है। मनोहर लाल खट्टर का नाम तो हमने जो है बंद कर दिया था, मैंने मेरे सामने नहीं आ रहा। तो मेरा कहना इतना ही है
कि चुनाव परिणाम जो है वो मुख्यतः निर्धारक होगा। मान लीजिए 28 आपने जाटों को वोट दिया है, लेकिन आपके जाट 28 में से अगर 10 ही जीत के आते हैं तो आपको यह भी देखना पड़ेगा क्या हम जाट को मुख्यमंत्री बनाएं। हमको अगर अहिरवाल के क्षेत्र से ज्यादा जीत के आया है, आर्य समाजियों ने हमको ज्यादा मतदान किया है। और दो बात और ध्यान रखिए, हरियाणा के चुनाव में जो दो बड़ी भूमिका रही है, एक तो स्वामी रामदेव की भूमिका रही है, दूसरा सिरसा के जो वो स्वामी जी हैं उनकी भूमिका रही है। तो उनके लोगों ने भी काम किया है और स्वामी रामदेव जी के लोगों ने भी कस के काम किया है, तो वो भी एक कारक है कि वो भी निर्णय में थोड़ी बहुत उनकी भूमिका होगी कि कौन बन सकता है। तो इन सबको भी हम मिला के देखते हैं तो अगर राज्य में मुझे नहीं लगता है कोई एक नेता है जिस पर इतनी सहमति होगी, इसलिए अभी मैं किसी का एक का नाम प्रस्तावित करूंगा वो मेरे हित में नहीं भाई। आपको ऐसा लगता है कि जो हरियाणा में जाट राजनीति के नाम पे ओम प्रकाश चौटाला, अभय चौटाला, विपिंदर हुडा, क्या इस बार कम से कम ऐसा लगता है कि नॉन जाट कोई मुख्यमंत्री हो सकता है? मेरे जेहन में दो बातें हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी जाटों के जात के तथा कथित नेताओं का जाटों पर से वर्चस्व खत्म करना चाहती है। अगर यह रणनीति उसकी है तो उसके हिसाब से उसको सोचना पड़ेगा कि जाट को हम मुख्यमंत्री बनाए, प्रदेश का अध्यक्ष बनाए या फिर कहां स्थान दे, क्योंकि आगे की राजनीति के लिए यह ज्यादा महत्वपूर्ण है भाजपा के लिए कि जाट वोट में सेंध लगाए और लंबे समय से जाट की राजनीति पर वर्चस्व रखने वाले नेता को कमजोर करके और कोई एक नेता उभारे। इसीलिए हरियाणा में जैसा आपने भी कहा कि महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा समस्या हमको नहीं दिखती है, हरियाणा की थोड़ी सी जटिल समस्या है। और दिलीप जी पता नहीं क्यों जो है भूपेंद्र धर्मानी जी का नाम छोड़ देते हैं, ये इतना सक्रिय रहे हैं, नहीं मजाक नहीं, ये क्यों मुख्यमंत्री नहीं हो सकते हैं, ये पीछे से इतना काम करते हैं। अब देखिए नाम आपका आते हैं ये बढ़ाना चाह रहे हैं कि सीरियस डिस्कशन कर ले, सीरियस डिस्कशन है ये, सीरियस ही बात कर रहा हूं जो बात है उस पे आते हैं। जो भाजपा के में जो रेस है इस वक्त हरियाणा में धर्मानी जी, उसका आधार क्या है? कौन कौन कितने नेता आपको लगता है, कितने दर्जन है, आधा दर्जन है, सशक्त रूप से कितने नेता हैं? जो आपने बात कही कि एग्जिट पोल के बाद, एग्जिट पोल में ये तो क्लियर है कि बीजेपी की सरकार बन रही है। जितने भी पोल आए हैं उसमें 45 के आसपास सब दिखा रहे हैं। तो अब बीजेपी की सरकार बन रही है तो बीजेपी लीडरशिप में से ही हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। मुझे लगता है कि अगर मोटा मोटा देखा जाए तो इस समय लगभग 9 नेता ऐसे हैं जो दावेदार, 9 नेता हैं जो हरियाणा में, नवग्रह, हाँ नवग्रह हैं। अब नवग्रह कह लीजिए, जो मर्जी कह लीजिए, नवरत्न कह लीजिए, जो भी कह लीजिए। मुझे ये लगता है कि जैसे अगर हम जाट नेताओं की बात करें तो ओपी धनखड़, कैप्टन अभिमन्यु और चौधरी बीरेंद्र सिंह, ये 3 नेता हैं जो वरिष्ठ हैं। और जो नहीं वरिष्ठ नहीं है, वरिष्ठ में तो चौधरी बीरेंद्र सिंह का ही नाम आता है, लेकिन मतलब ओपी धनखड़ क्योंकि विद्यार्थी परिषद के हैं, पुराने नेता हैं, किसान के राष्ट्रीय किसान मोर्चा जो बीजेपी का उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, और मोदी जी से उनका अच्छा तारतम्य है, और यही हाल कैप्टन अभिमन्यु का भी है। लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर जाट वर्सेस जिस प्रकार की हरियाणा की राजनीति रही है, अगर मैं मोटा मोटा कहूं कि पिछले 18 साल से जाट नेता ने ही वहां पे मुख्यमंत्री पद संभाला है, और ये 18 साल का पीरियड अक्रॉस पार्टी लाइन हुआ है। अब ये जो पीरियड है, इस दौरान जिस प्रकार का वहां पे एक जाट सेंटीमेंट को लेके विरोध पनपा है, और आने वाले, जैसे अभी अवधेश जी ने कहा, मैं सहमत हूं इनसे कि 27 नेताओं को बीजेपी ने टिकट दी है, जाट नेता जो हैं। अब उसमें से कितने जीतते हैं जाट, ये एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर होगा जो ये डिसाइड करेगा कि जाटों में कितनी बीजेपी ने पैठ बना पाई है। और दूसरी बात, जो नॉन जाट जो नेता आते हैं सामने, उनमें अनिल विज हैं जो सबसे ज्यादा बार विधायक बीजेपी के रहे हैं, और वो भी एक अनमैरिड नेता हैं और उनकी साफ छवि है, ईमानदार हैं, और इस समय विधायक दल के नेता भी हैं। मुझे लगता है कि उनका भी जो सेंट्रल लीडरशिप में एक रेस्पेक्टफुल जो उनके प्रति नजरिया है, वो उनके लिए फायदा ऐसी स्थिति में दे सकता है। हालांकि वो पंजाबी नेता के रूप में है और उनका बहुत लिमिटेड क्षेत्र में प्रभाव है, परंतु वो अपनी कंस्टिट्यूएंसी को सदा उन्होंने बरकरार रखा है जब से वो लड़ते आए हैं। रामविलास शर्मा प्रदेश अध्यक्ष हैं, अब पिछले लंबे समय से वो हारते आ रहे हैं। अब इस बार
वो जीतते हैं तो वो भी एक प्रभावी, क्योंकि एक पुराने नेता हैं, पुरानी छवि है, प्रदेश के अध्यक्ष हैं, तो उनका क्या रहने वाला रवैया देखना पड़ेगा। मनोहर लाल खट्टर, जो जब मोदी जी वहाँ पर संगठन के प्रभारी थे तो संगठन मंत्री हुआ करते थे, उनका भी तारतम्य मोदी जी से काफ़ी अच्छा है। और ये पर मनोहर लाल जी का मास बेस नहीं है, संगठन में उनको पहचानते हैं लोग, लेकिन हरियाणा में उनका नाम अभी जब से शुरू हुआ तभी देखा गया है। अब मनोहर लाल जी को कितना बाकी पार्टी एक्सेप्ट करती है, पंजाबी नेता होने के कारण मास बेस की तो बात ही अलग है, क्योंकि मास में तो नाम ही नहीं है उनका। अब ये 6 नेता तो ऐसे हैं, जिसमें मैं चौधरी वीरेंद्र सिंह की अगर बात करूं, प्रभावी जाट नेता हैं, आपको पता है, बड़े कद्दावर नेता हैं, लेकिन कांग्रेस से आए हैं। लेकिन कांग्रेस से आने के साथ साथ अब अपना इस बार वो विधायक मतलब विधानसभा का चुनाव भी नहीं लड़े हैं। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जो ये इंडिकेट करता है कि उनके लिए मोदी जी ने कुछ और सोचा हुआ है, केंद्र में बीजेपी ने कुछ और सोचा हुआ है, ऐसा इंडिकेशन है, क्योंकि उनकी धर्मपत्नी चुनाव लड़ रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी ये डिसाइड करती है कि केंद्र से भी वहां भेजा जा सकता है चौधरी वीरेंद्र सिंह को वहां एडजस्ट करने के लिए केंद्र में, तो 2 नाम प्रभावी हैं जो वहां बन सकते हैं, नॉन जाट भी हैं, जैसे राव इंद्रजीत और कृष्णपाल गुर्जर, ये दोनों केंद्र में मंत्री हैं वर्तमान में। और राव इंद्रजीत का तो यह है कि क्योंकि अहीरवाल क्षेत्र से हैं, अहीरवाल क्षेत्र में उनकी अच्छी पैठ है, 27 के लगभग सीटें ऐसी हैं जहां पर अहीरवालों का प्रभाव है। अब उस 27 में से कितनी सीटें वो निकलवाते हैं, जैसे इंडिकेशंस हैं, मुझे लगता है कि 15 से 20 के बीच में वहां से सीटें अगर आती हैं तो उनका दावा काफी प्रभावी होगा। और यही स्थिति लगभग कृष्णपाल गुर्जर की है, क्योंकि वो गुर्जर फेस है। लेकिन गुर्जर के साथ सबसे बड़ा एडवांटेज जो राव से ऊपर ले जाता है उनको, वो ये है कि वो प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, बीजेपी के पुराने नेता हैं, बीजेपी की लीडरशिप में उनकी पैठ है, जो केंद्रीय लीडरशिप है। इसलिए मुझे लगता है अगर केंद्र से भेजने की बात आई तो हो सकता है सुषमा जी का नाम आ जाए। लेकिन सुषमा जी के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये होगी कि वो हालांकि वहां पे रही हैं, प्रदेश की राजनीति जानती हैं, पर बहुत लंबे समय से प्रदेश की राजनीति से अलग हैं और मध्य प्रदेश की राजनीति फिर सुषमा जी का जो क्षमता और करिश्मा है वो पूरे देश ने देखा है कि दिल्ली में वो लेकिन उसमें मेरे लगता है पुष्पेंद्र भाई, इसमें सबसे बड़ी बात जो उनके एडवांटेज में है कि एक तो वो महिला है, अभी तक महिला कोई मुख्यमंत्री हरियाणा में नहीं रही है, और उनका संगठन के साथ साथ जो आपने कही कि एक केंद्र में राजनीति करते करते उनकी पैठ या पहचान पूरे प्रदेश में है। इसलिए अगर केंद्र से भेजने की बात आई तो ये 3 नेताओं में से कोई हो सकता है। चलिए छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटते हैं। एक बार फिर से स्वागत है घटना चक्र में। चर्चा कर रहे हैं हरियाणा और महाराष्ट्र में एग्जिट पोल, मतदान हो गए, मतदान के बाद एग्जिट पोल हुए, और एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं उसके बाद जितने भी मुख्यमंत्री के दावेदार हैं हरियाणा और महाराष्ट्र दोनों में, वो जुगाड़ में जुटे हुए हैं लगातार। जैसे लॉबिंग करना कहते हैं उसी तरह से लॉबिंग कर रहे हैं, चाहे वो संगठन के अंदर बड़े जो आलाकमान है उनके साथ हो, या चाहे संघ में हो, या चाहे अन्य तरह से, तमाम तरह के जितने भी दावेदार उसमें जुटे हुए हैं। ब्रेक पे जाने से पहले हम चर्चा करते हैं हरियाणा का, और हरियाणा के बाद अगर महाराष्ट्र को देखें तो महाराष्ट्र में भी लगभग 1 नहीं 2 नहीं दर्जन भर नाम है जो लोग जुटे हुए हैं अपने अपने जुगाड़ में। सबसे पहले पुष्पेंद्र जी, कितने लोग आप देखते हैं कि हरियाणा के कंपैरिजन में महाराष्ट्र में जुटे हुए हैं? देखिए, महाराष्ट्र की राजनीति में मैं समझता हूं कि ज्यादा दावेदार इसलिए नहीं है कि वहां की राजनीति के 2 बड़े चेहरे पहले ही उस पूरे
मंच से गायब हैं। प्रमोद महाजन जा चुके हैं, मुंडे साहब जा चुके हैं। अब ऐसे में इस वक्त अगर हम केंद्र में देखें तो दो ऐसे मंत्री हैं जो महाराष्ट्र के नाम से यहाँ हैं। एक तो नितिन गडकरी हैं जो एमएलसी रहे, फिर मंत्री रहे और उसके बाद फिर पार्टी के अध्यक्ष भी रहे, संघ के बड़े प्रिय भी रहे, और इस वक्त केंद्र में भी उनके पास एक ऐसा मंत्रालय है जिसको लेकर के नरेंद्र मोदी को सबसे ज्यादा उस पर जोर दे रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि केंद्र में जिस तरीके से उन्होंने अपना काम संभाला हुआ है वो काम में बिल्कुल, जिसे कहते हैं कि बिल्कुल धुन के साथ लग गए हैं। दूसरे हैं प्रकाश जावड़ेकर। प्रकाश जावड़ेकर की कोई जमीन है नहीं, राज्यसभा से वो आए हैं, कोई बहुत उनका ये कहें कि साहब वो बड़े मास लीडर हैं, इस किस्म की उनकी छवि नहीं है। देवेंद्र फडणवीस जो वहां के अध्यक्ष बनाए गए हैं वो युवा भी हैं, वो संघ के भी प्रिय हैं, वो शिवसेना के भी बहुत नजदीकी हैं। लेकिन मुझे लगता है कि पूरे महाराष्ट्र की राजनीति को आप देखें तो मनोहर जोशी से पहले शायद कोई, मुझे याद होता है कि कोई बना हो ब्राह्मण मुख्यमंत्री। और इस वक्त के हालात में जब महाराष्ट्र के अंदर मराठा राजनीति अपने चरम पर है और मराठाओं की राजनीति के चलते ही कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा के चुनाव हारने के फौरन जुलाई के अंदर मराठाओं को 16% जो है वो आरक्षण की बात कही, तो एक ये, और दूसरा ये है कि जो पंकजा मुंडे का नाम है, पंकजा मुंडे युवा हैं, और एक ये भी है कि भाई वो मुंडे साहब की विरासत को देखती हैं और ओबीसी हैं, और ओबीसी का एक बड़ा स्ट्रांग वोट बैंक है, और खासतौर से मराठवाड़ा रीजन के अंदर जहां से 47 सीटें आती हैं। तो मुझे लगता है कि इस वक्त जो सारा का सारा जिसे कहना चाहिए कि माथा पच्ची है, उसमें देवेंद्र फडणवीस और पंकजा मुंडे के बीच में कहीं बात चलती है। इसमें एक और फैक्टर है जो मैं कहना चाहता था पहले गनी साहब से, कि हम लोगों ने हरियाणा में भी कि ब्राह्मण है, जाट है, वैश्य है, बनिया है, सारे लोगों पे की बात, लेकिन हमने इतने समय तक वहां जाटों की राजनीति रही, और यहां पे भी आप देखें तो या तो मराठा रहे या ब्राह्मण रहे। ओबीसी मुख्यमंत्री को लेकर के शायद हम लोग नहीं सोच रहे हैं, जो इसलिए मुझे कुछ शक होता है कि नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से कहा है कि आगे की राजनीति जो है इस देश की वो पिछड़ों की राजनीति है, वो दलों की राजनीति है, वो एक तरह से निशानदेही कर रहे हैं। और दूसरा जो मुझे लगता है कि जो ओबीसी पे जो मैं ज्यादा जोर दे रहा हूं, वो मुझे लगता है ये भी है कि इस वक्त दोनों राज्यों के अंदर ऐसी स्थिति है कि अगर वहां ओबीसी मुख्यमंत्री बनेगा तो इसका असर बिहार और उत्तर प्रदेश के आने वाले चुनाव पे जरूर पड़ेगा, जो मोदी के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो मुझे लगता है बिहार और झारखंड भी आप कह सकते हैं, लेकिन जो चुनाव उत्तर प्रदेश में भी आप देखते हैं जातिगत राजनीति बड़ी जबरदस्त होती है, बैकवर्ड की राजनीति बिहार में भी होती है, वो वहां पे असर, और अभी हाल में जो अभी झारखंड के चुनाव, वो असर क्या होगा, लेकिन कुल मिलाकर कि ओबीसी कार्ड में सबसे मजबूत दावेदारी अगर आप देखें कि पंकजा मुंडे की है, और नरेंद्र मोदी के नजदीकी भी हैं, और पंकजा मुंडे इस किस्म की पोजीशन में नहीं है कि बड़ा अनुभव हो तो 3-5 वो अपने आप में करें, क्योंकि राज्य के अंदर मुख्यमंत्री जो है वो एक अपनी लॉबी बनाता है, उस लॉबी से हमेशा केंद्र के लोग जो है हमेशा डगमगाते रहते हैं। तो ये 3-4 चीजें मुझे लगता है इस समय फडणवीस के मुकाबले पंकजा मुंडे के फेवर में जा रही हैं। और यह भी हो सकता है कि 2 मराठा लीडर है, एक विधानसभा का और एक विधान परिषद का इनका अध्यक्ष है, उस मराठा को भी आगे कर सकते हैं, जो मैं डार्क हॉर्स मानता हूं। जी अवधेश जी, काफी सारे नाम, इस नाम में आप भी जोड़ना चाहेंगे कुछ, या ये नाम पर्याप्त है? इसमें यह है कि ऐसा है कि एक तो नरेंद्र मोदी, जो मेरी जानकारी है, नरेंद्र मोदी ने अमित शाह को बहुत साफ कह दिया है कि देवेंद्र फडणवीस मेरी दृष्टि में मुख्यमंत्री के सबसे उपयुक्त उम्मीदवार हैं। और वहां कई सभाओं में ये नारे भी लगे कि केंद्र में नरेंद्र और राज्य में देवेंद्र। और यह भी ध्यान रखिए कि नितिन गडकरी और गोपीनाथ मुंडे की जो राजनीतिक प्रतिस्पर्धा थी, उन दोनों की सहमति से यह पार्टी का अध्यक्ष बना था। ये दोनों ग्रुप का इसको सपोर्ट था। तो जैसे गोवा में मनोहर पर्रिकर की छवि है, लगभग वही छवि भाजपा ने देवेंद्र फडणवीस की महाराष्ट्र में बनाने की कोशिश की है। लोकसभा चुनाव में इसको परफॉर्म करना था, इसने परफॉर्म करके दिखाया। इस समय ये नाम तो पुष्प, इसके अलावा भी कोई नाम है? आप नाम मतलब जो आ रहा था पहले से वो विनोद तावरे का नाम था, एक तो उनका एक नाथ खड़से क्या है उनका नाम आ रहा था, और एक नितिन गडकरी का नाम था। ये सब नाम था। लेकिन इन सब नामों को मिलाइए, चूंकि नितिन गडकरी जी ने आज भी कहा है कि मुझे अब राज्य की राजनीति में लौट के आने की मेरी कोई इच्छा नहीं है, ये मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। तो अगर उसमें यह निहित है कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा, तो नितिन गडकरी के बाद जो नाम हो सकता है वो देवेंद्र फडणवीस हो सकता है, क्योंकि वो इन सब से उसने परफॉर्म में किया है। हालांकि सभा की दृष्टि से आप देखेंगे तो विनोद तावरे ने 68 सभाएं की महाराष्ट्र में, और 40 सभा किया है देवेंद्र फडणवीस ने।
लेकिन विनोद तावरे की सभा कुछ छोटी जगह हुई, लेकिन जहां लोकसभा और बड़े क्षेत्र जहां हुए वहां देवेंद्र फडणवीस की बड़ी सभाएं कराई गई। तो इसलिए मैं ये मानता हूं कि उस प्रकार से, और बहुत जगह एक इंडिकेशन भी दिया गया कि चुनाव में विजय के बाद उसमें इन नामों के अलावा भी कोई आपको लगता है कि कोई डार्क हॉर्स भी हो सकता है? डार्क हॉर्स है, वहां कई महिला नेताएं हैं जो अभी कर रही हैं, लेकिन मुझे लगता है स्मृति ईरानी एक नाम है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के लिए। आप अभी उसमें आश्चर्यजनक मत कहिए। साइना एनसी एक नाम है, और सब अपनी अपनी ओर से कोशिश कर रहे हैं कि महिला महिलाओं को बनाना होगा तो पंकजा मुंडे तो बेस्ट, सुनो ना, बेस्ट पेट है। नहीं आप बेस्ट कहते हो, लेकिन जरा फैशन और एनजीओ और यहाँ क्या बोलते हैं, नरेंद्र मोदी सुनो ना, मुंबई का जरा पूरी बात सुनिए। मुंबई ऐसे नहीं, मुंबई का ग्लैमर और कॉर्पोरेट का भी समर्थन, चूंकि आज आप टाटा का बयान देख लीजिए, आप कोचर का बयान देख लीजिए, तो अब आप ग्लैमर की बात करेंगे तो अशोक चौहान उन्होंने कहा, पृथ्वीराज, ये कौन से ग्लैमर के लोग हैं भाई? नहीं इसीलिए खत्म हो गए। तो उनको जो है ये कहा गया कि भाई ये जो आप हेमा मालिनी को चलिए जो नाम आ रहा है मैं थोड़ा सपोर्ट कर रहा हूं। आप कई नाम उछाल रहे हैं, ये स्वाभाविक रूप से नाम उछाले जाएंगे, उछलेंगे, उसके अपने अपने ये तमाम कारण भी हो सकते हैं और तमाम नाम के पीछे कई सारे बातें भी होती है। लेकिन धर्मानी साहब, आप नाम जोड़ना चाहेंगे या इसमें से सशक्त नामों पे आप चाहेंगे कि ये नाम जो है? मुझे ये लगता है कि जो बात अभी कही है, अगर कोई महिला वाली बात आती है तो पंकजा मुंडे मुझे लगता है कि सबसे प्रभावी नाम है। कारण उसका ये है कि अगर आपने देखा हो कि नरेंद्र मोदी जी ने अपनी जो महाराष्ट्र की कैंपेन है वो उसी कंस्टिट्यूएंसी से शुरू की थी, रैली सबसे पहले वही हुई थी, और जो उनका भाषण था उसको अगर आप ध्यान से सुने तो उन्होंने कहा था कि मुझे आने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि मेरा राइट हैंड, मेरा सबसे ज्यादा ट्रस्टेड आदमी जो है वो भगवान को भी शायद प्यारा था और वो चला गया। और ये जो उनका इंडिकेशन है, मुझे लगता है कि पंकजा मुंडे की तरफ इंगित करता है, और पंकजा मुंडे सबसे सशक्त दावेदार है वहां की मुख्यमंत्री की, पंकजा मुंडे। लेकिन जो आप ये मानते हैं? चलिए एक बार मिथिलेश जी के पास चलते हैं। एक ही बात जोड़ देता हूं मैं कह रहा हूं कि जो रैली शुरू करने की बात कह रहे हैं वो मैं पंकजा मुंडे से ज्यादा इस बात को मानता हूं कि मराठवाड़ा की 46 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी के पास मात्र 2 सीटें थी। वहां पे जिस तरीके से एनसीपी और कांग्रेस का वर्चस्व था, वहां ज्यादा बड़ा हमला करने से भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता। यह बात अलग है कि पंकजा मुंडे की उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से, क्योंकि उनकी एक बहन जो है पंकजा की, वो लोकसभा का चुनाव भी लड़ रही थी और एक विधानसभा का लड़ रही है, दूसरे उनको वो बड़ा एरिया मिला जहां से सबसे ज्यादा सिंपैथी थी और अपील थी। मैं नहीं समझता कि पंकजा मुंडे के भीड़ से करने के पीछे मुख्यमंत्री का कोई कारण रहा होगा। नहीं, मैं इसमें एक बात और जोड़ दूं जी, जो बार बार आपने भी बात अभी कही जी कि बीसी कार्ड, बैकवर्ड, पिछड़ा कार्ड, वो बात आपकी सही है, वो भी और महिला भी जी हाँ, वो ये एक कार्ड से महिला सहित पिछड़ा वर्ग वो सब वो एड्रेस करने की स्थिति, महिला और पढ़ी लिखी है। ये एक डेडली कार्ड है, ये बड़ा जबरदस्त कार्ड है। मैं इतना तो कह सकता हूं कि कोई मुख्यमंत्री बने वहां पंकजा मुंडे नहीं बनेगी। ये तो मैं अपने राजनीतिक नहीं, ये आपका ओबीसी से विरोध है क्या? नहीं, उसका बहुत सारे कारण है। मैं इस बार कारण मिथिलेश जी, हालांकि उसकी सभाएं बहुत कराई गई, ये एग्जिट पोल के बाद या एग्जिट पोल से पहले भी माना जाता है कि तमाम लोग अपने लिए कोशिश करते हैं कि वो पार्टी को नेतृत्व दे, सरकार को मुख्यमंत्री बने, मंत्री बने। ये बहुत स्वाभाविक प्रयास होते हैं। लेकिन एग्जिट पोल के बाद जिस तरह से अब इस पे बहस है, जिस तरह से, क्या आपको लगता है कि भाजपा, भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार बनती है, अगर एग्जिट पोल ये होता है, तो किस तरह की सियासत होगी? देखिए, अभी तो पहले इन लोग आपस में डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि मुख्यमंत्री कौन हो। वो तो बहुत स्वाभाविक है, जब रिजल्ट आएगा तब डिसाइड करेंगे ना भाई। नहीं, अभी चर्चाएं जो हम लोग कर रहे हैं, जातीय आधार पर हो, गैर जातीय आधार पर हो, ओबीसी पर हो, तो हम अभी तो है कि हम लोग जो भी चर्चाएं कर रहे हैं थोड़ा जल्दीबाजी है। रिजल्ट आ जाने के बाद थोड़ा सा निष्कर्ष निकल करके आएगा कि क्या होगा। पहले तो है कि स्पष्ट हो कि अब समीक्षा हम देखते हैं कि भाई बड़े बड़े मीडिया के लोग जो है करते हैं, एग्जिट पोल देते हैं, और वो बाद में जो है वो कहीं फिसलता हुआ नजर आता है। कहाँ फिसला? बिहार में जो है, उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटते हैं।
एक बार फिर से स्वागत है। हमारे साथ नए मेहमान श्याम जाजू जी, बीजेपी के नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत है श्याम जी। लेकिन जाहिर है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं वो सवाल हम आपसे पूछेंगे भी तो आप उसका जवाब नहीं देंगे कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। लेकिन जाहिर है एग्जिट पोल के नतीजे के बाद असल नतीजे आने हैं 19 अक्टूबर को। उसके बाद आप तय करेंगे, उसके बाद जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया से तय करेंगे। लेकिन चूंकि जैसे केंद्र में या अन्य राज्यों में भाजपा की तरफ से मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री पद के दावेदार को आप पेश करते रहे हैं, ये पहली बार इस तरह की शायद स्थिति बनेगी जब आप वहाँ पे नेता पेश नहीं करके चुनाव लड़े हैं और चुनाव के बाद अगर जीत होती है तो आप मुख्यमंत्री के जो दावेदार होंगे उस पर मोहर लगाएंगे। मेरा सवाल ये है कि कुछ आधार होंगे उसके कि किस आधार पे मुख्यमंत्री का अगर आपकी जीत होती है तो किन किन बातों को ध्यान में रखा जाएगा, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ। ये सही है कि हरियाणा और महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी ने कोई सीएम की घोषणा ना करके ये चुनाव लड़ा है। आखिरी मोमेंट तक वहाँ के जो लोकल गठबंधन हमारे थे, हरियाणा में हजका से था, महाराष्ट्र में शिवसेना से था, वो गठबंधन की बातें लास्ट मोमेंट तक चली तो स्वाभाविक रूप से कोई गठबंधन का नेता और हमारा होने वाला मुख्यमंत्री बताना यह हमारे लिए असंभव नहीं था। दुर्दैव से दोनों जगह पे गठबंधन नहीं हो पाया, पर जो उसके बाद की जो स्थितियां हैं और एग्जिट पोल के नतीजे ये बता रहे हैं कि निश्चित रूप से दोनों ही प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने जा रही है। हरियाणा जैसे स्टेट में जहां हम चार की संख्या में थे, वहां 44 से ऊपर आंकड़े लोग हमारे बता रहे हैं। दोनों प्रदेशों की एक विशेषता ये कांग्रेस के गढ़ रहे, तो दोनों जगह पे कांग्रेस रिप्लेस होकर कांग्रेस 3 नंबर 4 नंबर पे जाकर भारतीय जनता पार्टी वहां पर मेजॉरिटी में आ रही है, तो ये बहुत बड़ा अच्छा संकेत हमारे लिए है। स्वाभाविक रूप से महाराष्ट्र में भी पार्टी ने आज तक गठबंधन में 25 साल में केवल 117 सीटें आज तक हम लड़ते आए। इस बार एकदम अचानक हमें 288 सीटें लड़नी पड़ी, पर वहां का माहौल, मोदी जी का नेतृत्व, पार्टी के केडर और केडर की मेहनत, इसके आधार पे एक हम कह सकते हैं कि दोनों ही जगह पे निश्चित रूप से मोदी जी की और भारतीय जनता पार्टी की वेव थी, करंट था, और वो आने वाले 19 तारीख को आपको रिजल्ट में वो दिखेगा। तो ये बात सही है कि हम मेजॉरिटी में आ रहे हैं और हमारे पास गैलेक्सी ऑफ लीडर्स दोनों ही स्टेटों में है। बहुत अच्छे अच्छे गुणवत्ता वाले नेता, अलग अलग समाजों, अलग अलग तबकों को प्रतिनिधित्व करने वाले और पूरे प्रदेश की जिनको विजन है, ऐसे नेताओं की कोई कमी नहीं है। आने वाले दिनों में पार्लियामेंट्री बोर्ड इसका निर्णय कर लोकल परिस्थितियों का आकलन करके निश्चित रूप से योग्य उम्मीदवार का चयन करके लोगों के सामने हम प्रस्तुत करने में यशस्वी होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। जी, लोगों का जो आधार, जितना जो सवाल था अवधेश जी, जो आधार उन्होंने जो जवाब दिए हैं उसमें क्या नजर आता है, कितने लोग हैं उसमें जो उन्होंने कहा है? नहीं, श्याम कई सारे यशस्वी, कई सारे योग्य, कई सारे। श्याम जी का जवाब जो है वो एकदम सेकुलर कसौटी पर खरा उतरने वाला, विशुद्ध वैष्णव और निरामिष जो है और राजनयिक की तरह इनका बयान है, और हमको इस समय स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि ये राष्ट्रीय नेता होते हुए भी महाराष्ट्र से आते हैं। अगर किसी एक का नाम ले लेंगे तो इनके लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। नहीं, वैसे भी शायद वो चुनाव के सवाल देखिए ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी में कोई योग्य है या अयोग्य है, क्या है, ये कसौटी मेरे ख्याल से अब उस रूप में मान्य नहीं है जो 25-20 साल 18 साल पहले होती थी। अब इस समय यह मान्य है कि चूंकि सारा कुछ नरेंद्र मोदी पर केंद्रित है, नरेंद्र मोदी के चुनाव मैदान में, अभियान में उतरने के पहले इतना नीरस चुनाव था कि कोई भी नेता उसको, उस चुनाव को राष्ट्रीय क्षितिज पर ला ही नहीं पा रहा था। एक आप जाते हैं उसके पहले तो जनता का इंडिफरेंट एटीट्यूड था, जैसे चुनाव में कोई रुचि ही नहीं हो। तो चूंकि सब कुछ नरेंद्र मोदी के नाम पर हुआ, 27 सभाएं उन्होंने की है वहां, और सभी सभाओं में इतनी भीड़ आई है, तो जाहिर है मुख्यमंत्री योग्य है या योग्य है, यह हमारे आपके नजर से नहीं सिद्ध होगा, यह नरेंद्र मोदी की नजर से सिद्ध होगा। तो जिसको वो चाहेंगे, लेकिन हाँ, नरेंद्र मोदी देश के लिए काम करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से मैं ये मानूंगा कि वो ऐसा व्यक्ति तो चाहेंगे ही कि हाँ, ऐसा नहीं हो कि केंद्र से हम कुछ करना चाहे और मुख्यमंत्री कहे कि मैं इससे सहमत नहीं हूं। लेकिन इसलिए सहमति वाला तो चाहिए, लेकिन साथ ही साथ
जो उनकी कल्पना है देश की, उसको महाराष्ट्र में पूर्ण करने वाला, संगठन में सबसे ज्यादा समर्थन वाला, जातीय समीकरण के आधार पर वहां सबसे खरी उतरने वाला और विपक्ष के साथ चुनौतियां भी और विपक्ष के साथ सहमति से लेकर के और काम करने वाला ऐसा व्यक्ति चाहिए जो कि अगला चुनाव महाराष्ट्र का अपनी बदौलत जिताने की स्थिति में आए। तो यह कसौटी होगी। उसमें अगर हम देखते हैं इस समय अगर नितिन गडकरी जी जाने के लिए तैयार नहीं है तो पूरा जो बायोडाटा हम लोगों के सामने है विनोद तावरे का, फडणवीस का, एकनाथ खड़से का, पंकजा मुंडे का, उन सबको मिलाकर के मेरा अपना मानना है कि इस समय देवेंद्र फडणवीस का नाम सबसे ऊपर होना चाहिए आज की हालत जी में। जी नरवानी जी, जो बात अवधेश जी ने कही, लेकिन उससे पहले जो बात जाजू साहब ने कही, वही कहने वाला था कि ये एक सच्चाई है कि कई बार कई राजनीतिक विशेषज्ञों ने यहाँ पे बात कही भी है, हम भी ये मानते हैं कि चुनाव मुख्यतः मोदी वर्सेस ऑल, चाहे वो हरियाणा हो चाहे महाराष्ट्र हो। और मुझे लगता है जाजू जी ने भी ये बात स्वीकार की है कि मोदी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहे हैं। हालांकि अब इनके नेता ये बात कहते हैं कि मोदी हमारी जो विचारधारा है उसके प्रतिबिंब हैं और इसलिए उनके पीछे जनता है। लेकिन जो भी कारण रहे हों, ये पूरे के पूरे दोनों चुनाव मोदी वर्सेस ऑल हुए हैं। इसलिए मोदी जी को जैसे उन्होंने भाषण दिया कि मुझे यहाँ क्लियर मेजॉरिटी दो जिससे जो मैं चाहता हूँ वो आपको दे सकूं, यहाँ डिलीवर कर सकूं, तो पूरा का पूरा अधिकार अगर मेजॉरिटी दोनों जगह जैसे आती है, डिलीवरी एजेंट चाहिए उनको, तो इसलिए स्वाभाविक है कि इसलिए जो वहां की जनता ने उनको मैंडेट दिया है वो मोदी जी को दिया है और मोदी जी के पास फ्री हैंड होना चाहिए विधायकों की तरफ से भी कि वो किसी को भी नेता के रूप में तो क्या ये एक नई शुरुआत होगी? आप देख हो रहे हैं सकता है, कि हो सकता लेकिन है। दिलीप विधायक जी अगर जीत होती है तो विधायक जो है वो प्रधानमंत्री को या पार्टी यही होगा, तो पहले नहीं होता रहा है, कांग्रेस के टाइम नहीं होता रहा है, कांग्रेस में तो होता है, नहीं ये होता रहा है, कांग्रेस में होता रहा है, बीजेपी में स्वयं नरेंद्र मोदी केंद्र के द्वारा भेजे गए, गुजरात में विजयराजे सिंधिया केंद्र के द्वारा भेजी गई, उमा भारती केंद्र के द्वारा भेजी गई, पृथ्वीराज चौहान सॉरी शिवराज सिंह चौहान भेजे गए, तो वो सारे केंद्र नहीं। देखिए वैधानिक तरीके से, लेकिन इसका एक मिनट पुष्पेंद्र जी, एक मिनट, मेरा ये कहना है जो बात आप कह रहे हैं पहले जो कुछ होता रहा है, कांग्रेस जिस प्रकार करती रही है वो ना होकर, मैंने तो आपको कहा कि वहां का मैंडेट जो है वो सीधा सीधा मोदी को मिल रहा है। आप वहां का कोई लीडर जी, वो स्वाभाविक रूप से जिस प्रकार उन्होंने रैलीज एड्रेस की है वहां आप देखिए दोनों प्रदेशों में पहली बार होगा आप कांग्रेस की हैंड पिक्ड होगा, हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। और मेरा ये मानना है कि जिस प्रकार के उनके भाषण है, जिस प्रकार का अभी तक मैंने वहां राजनीति देखी है, वो पिछड़ा वर्ग और युवा की तरफ ज्यादा प्रोत्साहित हैं और उसी को उठाने का उनका प्रयास है। चलिए यही सवाल हम जो आपने सवाल और यही सवाल हम उनसे पूछेंगे श्याम जी से। दो बात आपने श्याम जी कही कि ये उसके बाद होकर मैं दो सवाल हैं। एक, क्या जो वो नेता जो बीजेपी में अभी चुनाव से पहले आए हैं, कुछ दिन पहले या लोकसभा से पहले कई ऐसे नेता हैं जो हरियाणा में भी और तो आ ही आए हैं, तो क्या ये सबके लिए होगा कि कोई भी जो जीत के आया उसमें से हो सकता है? एक तो गए 25 साल में महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी ने केवल 117 सीटें लड़ी थी। 171 सीटें लड़ने का नया चैलेंज पार्टी के सामने इस बार खड़ा हुआ और इस कारण सबसे ज्यादा जीतने की क्षमता पार्टी की होने के कारण काफी अलग अलग पार्टियों से लोगों ने आने की इच्छा व्यक्त की और उसमें से कुछ लोगों को हमने पार्टी में प्रवेश भी दिया। तो स्वाभाविक रूप से जीतने वालों में भी इस प्रकार की संख्या कोई कमी नहीं रहेगी, पर मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले का स्वागत करके हमारे पार्टी में जिस प्रकार का माहौल है, जिस प्रकार की विचारधारा और कार्य पद्धति है, उसमें स्वाभाविक रूप से सबको एकोमोडेट होना पड़ता है। आने वाले लोग भी उसमें एकोमोडेट हो जाएंगे और ये कल आए हुए और पुराने वाले ऐसा कोई भेदभाव ना रहकर पार्टी एक मत से पार्लियामेंट्री बोर्ड के मार्गदर्शन से निश्चित रूप से अच्छे नेता का चयन वहां पर होगा। चयन होगा या फिर ऑथराइज होंगे? जिस तरह से आपने भी कहा, बाकी भी पैनलिस्ट वो मानते हैं कि चूंकि जो असर है, जो प्रभाव है, जो नरेंद्र मोदी का जो कनेक्ट है, तो वो नरेंद्र मोदी ही। पद्धति तो पार्टी में यही है कि कंसेंसस से ही नेता चयन होता है और उसका चयन प्रक्रिया उस तरह विधानमंडल दल ही करता है, तो वही प्रक्रिया आज तक जो चलती आई है वैसे ही होने वाला है। जी पुष्पेंद्र। दिलीप, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि
मोदी जी के सामने महाराष्ट्र और हरियाणा में जो एक बड़ा संकट होगा उनके सामने, कि ये सब लोग जानते हैं, उनकी मीटिंग की बात की जा रही है, ये भी कहा जा रहा है कि ये चुनाव नरेंद्र मोदी ने अपने नाम से और अपनी शैली और अपने काम पे लड़ा है। इसमें किसी को नहीं पता कि हरियाणा में कौन लीडर खड़ा हुआ है, कौन एमएलए खड़ा है, महाराष्ट्र में कौन खड़ा है। मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी के सामने इस जीत के बाद एक बड़ा चैलेंज ये होगा कि वो जिसको भी बनाएंगे उसको लोग उसमें नरेंद्र मोदी की छवि देखेंगे। नरेंद्र मोदी ये नहीं कह सकते कि ये मुख्यमंत्री जो है इस वजह से खराब था, इस वजह से उसको नरेंद्र मोदी जिस तरीके से केंद्र में डिलीवर करने की कोशिश कर रहे हैं उससे 200 गुना ज्यादा काम करना होगा। और नरेंद्र मोदी के नाम पे जो आदमी मुख्यमंत्री बनेगा लोग उसमें नरेंद्र मोदी को तलाशेंगे। इसलिए मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी के सामने बड़ा संकट ये है, विधायक दल हो या पार्लियामेंट्री बोर्ड हो, वो ऐसे आदमी को चुनेंगे जो जिसके बारे में ये हो कि वो डिलीवर करेगा। क्योंकि अगर क्या ये कंसिडरेशंस होंगे, सामने संकट होगा एक, क्या ये कंसिडरेशंस होंगे, ये भी बातें जहन में जब चुनाव होगा, जब भी चयन होगा, जब भी चुनेंगे, तो वो जो महाराष्ट्र की सियासत मराठा और गैर मराठा, जैसा अवधेश जी कह रहे थे या धर्मानी जी भी कह रहे थे कि ओबीसी, महिला, ये क्या ये जो चीजें हैं ये भी प्ले में रहेंगी, काफी इंपॉर्टेंट, काफी महत्व इनका भी दिया जाएगा इनको? नहीं, मैं कह रहा हूं देखिए वो किसी को महत्व, ये महत्वपूर्ण तो बात है, मैं फिर कह रहा हूं कि ये बहुत महत्वपूर्ण होगी। क्योंकि देखिए जो आप उस क्षेत्र के समीकरण है उससे बाहर नहीं जा सकते हैं। लेकिन मैं फिर ये बात कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी को वही आदमी उसको भेजेंगे जिसके जाने के बाद ये हो कि ये नरेंद्र मोदी का आदमी, लिहाजा अब इस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता, चाहे वो पार्लियामेंट्री बोर्ड हो या विधायक दल हो। लिहाजा वो एक ऐसा आदमी हो जो सर्वमान्य हो। ऐसा ना हो कि उसके जाने के बाद खेमेबाजी होने लगे और नरेंद्र मोदी को ही लोग इनडायरेक्टली चैलेंज करें, क्योंकि उस आदमी को जो चैलेंज करेगा इसका मतलब है नरेंद्र मोदी को चैलेंज कर रहा है। लिहाजा इससे जो आपस की जो गुटबाजी है वो भी समाप्त होगी। इसलिए मैं मानता हूं कि नरेंद्र मोदी जिसको बारे में कहेंगे वो फाइनल होगा। पार्लियामेंट की बोर्ड की मीटिंग और विधायक दल की मीटिंग ये एक रस्मी चीज होती है, वो हमेशा होती रही है, वो होगी। लेकिन असल आदमी, वो मेन आदमी होगा, अपॉइंटमेंट मैन वो होगा नरेंद्र मोदी का। जी, जो सवाल अब हम पूछेंगे वो मिथिलेश जी से पूछेंगे, जेडीयू के हैं और उन्होंने लगातार विरोध किया है, नरेंद्र मोदी जी का भी, भाजपा का विरोध कर रहे हैं। हालांकि 17 साल उनके सहयोग से सत्ता में भी उनका मानना है कि उनसे चुना ही नहीं जा रहा नेता जी। लेकिन मिथिलेश जी, इतने ये वाकई एक पार्टी, जिस पार्टी जो पार्टी राष्ट्रीय पार्टी हो, पार्टी में जब इतने सारे लोग बाहर से भी आए हों तो और इतने सारे बड़े बड़े नेता टूट के आए हों दूसरी पार्टी से, तो जाहिर है कि जब इतना ज्यादा होगा तो चुनाव में जो आपको लगता है सबसे अहम बातें जो इस चयन में क्या हो सकता है, अगर आप कहते हैं वो, चलिए मैं एग्जिट पोल के नतीजों पे आपसे पूछ लेता हूं। देखिए, अभी जो पुष्पेंद्र जी बोले कि पार्लियामेंट्री बोर्ड या विधानसभा का जो विधायक बोर्ड, ये सारी बोर्डें जो है एक तरह से वो सभी मतलब कि नकारात्मक रहेगा। मिथिलेश जी जो इसलिए नहीं बोला, आपके यहाँ तो अध्यक्ष भी ऐसे चुना जाता है, वो तो मैंने कहा रस्मी होता है, कहेंगे वही होगा जी। तो यानी नीतीश कुमार जो कहते हैं वही होता है, जो सोनिया जी या उसके पूर्व जो भी हमारे, नहीं वो हर पार्टी में होता है, कोई नई बात नहीं है, वो बीजेपी के लिए मत कहिए। प्रधानमंत्री जो कहे वही सही है। लेकिन तो आज जो है ऐसा लगता है कि भाजपा और कांग्रेस में कोई फर्क नहीं। अरे नीतीश कुमार को बताइए आपकी पार्टी का अध्यक्ष कौन बनेगा, नीतीश कुमार तय करते हैं कि नहीं करते हैं? केसरिया कांग्रेस आज सामने नजर आ रहा है। आपका तो प्रेसिडेंट जो है नीतीश कुमार के बगैर बोलता नहीं है। आप ऐसा करती है कि आप जो है बहुत लोकतांत्रिक हैं। ये बात अलग है कि आपकी पार्टी में तांत्रिक ज्यादा हो सकते हैं, लोकतांत्रिक आप भी नहीं है। पुष्पेंद्र जी, अरे बोल बम जाते समय केसरिया ये भी पहनते हैं, जो स्थिति है आज लग रहा है कि कहीं न कहीं थोपने वाली काम। अरे आपने देश की बिहार के सामने किसी के से थोपा क्या? मांझी जी का आपने विधायक मंडल से लिया था, आप बताएं, आपने मुख्यमंत्री बनाया मांझी जी को, क्या विधायक दल की मीटिंग में चुना था? केवल आप किसको झूठ बोल रहे हैं? नहीं, आप किसकी लोकतंत्र की बात कर रहे हैं? भाई आपने चीफ मिनिस्टर को बनाया, आपकी पार्टी के विधायक किस काम को आप कर रहे हैं? नहीं, जिस कांग्रेस को आपने के तहत अपना एक पिट्ठू नहीं, आप जिस कांग्रेस को रोज आप जो है गाली देते थे, आज वही काम आप भी करने जा रहे हैं। आप क्या बात कर रहे हैं? देश आपसे कितना देश की बात छोड़िए, आपने मुख्यमंत्री किसके कहने पे बनाया? नहीं, पुष्पेंद्र जी एक मिनट, पुष्पेंद्र जी एक मिनट, एक बात पुष्पेंद्र जी, वही काम आप करने जा रहे हैं।
ऐसा है, मुझे आज नई बात पता लगी, उन्होंने कहा आपके दल के नेता। तो समझते हैं कि पुष्पेंद्र जी आपके लिए कह रहे हो नेशनलिस्ट पार्टियां हैं जो अवधेश जी जो एक महत्वपूर्ण लगातार कल से जब ये एग्जिट पोल आया हर मतदान के बाद, और जिस रिकॉर्ड मतदान हुआ जिस तरह से हरियाणा में भी और महाराष्ट्र में, हरियाणा में 76% मतदान हुए हैं और वो बहुत ही अपने आप में ऐतिहासिक, अब जब से बना तब से सबसे हाईएस्ट है। तो जाहिर है इसको लेके एक जो बड़ा सवाल है कि नरेंद्र मोदी का जादू, नरेंद्र मोदी का मैजिक, नरेंद्र मोदी का असर, उनका कनेक्ट लोकसभा से पहले बढ़ा है या घटा है या कायम है? ये प्रश्न मुख्यमंत्री नहीं, ये प्रश्न एक पत्रकार के रूप में आपका हो सकता है, लेकिन मेरा तो, मैंने आपको दिसंबर 2012 से ही मैं एक पंक्ति लगातार कह रहा हूं कि मोदी जो है भारतीय राजनीति में एक ऐसा तूफान बन के आया है जो अनेक स्थापित जो राजनीति के कुछ समय से मूल्य हैं, जो चेहरे हैं, जो प्रतिमान है, जो समूह हैं, जो जनता का मनोविज्ञान है, और जिन समीकरणों को जातीय, सांप्रदायिक, क्षेत्रीय, भाषाई समीकरणों के आधार पर 25-30 साल से भारतीय राजनीति को इतना विकृत और विरूपित किया गया है, वो सब ध्वस्त होने वाला है। अब उसका भविष्य क्या होगा, तो वो संक्रमणकालीन राजनीति में, इसलिए मोदी जो है, और बाकी के लिए मैं ये देख रहा हूं कि इस समय आप खुद भी देख रहे हैं, एक नेता मुझे बता दीजिए उस भारत में जिसको सुनने के लिए मोदी के तो छोड़िए, वो जितना आता है उसके आधे भी लोग अपने स्वेच्छा से आने को तैयार हों। तो इसीलिए हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव ने यह बताया है, मैं उनको कम बेस करके नहीं मानूंगा, कि जनता का आकर्षण, जनता का विश्वास, जनता की उम्मीद, जो कि बिल्कुल एक कुंठित भाजपा विरोधी हर मामले में, या नरेंद्र मोदी के अति विरोधी जो लोग हैं उनको छोड़ दिया जाए, तो अभी तक वो विद्यमान है। और ये भारत की राजनीति में मैं कह रहा हूं कि इंदिरा गांधी के बाद फिर से उस दौर की शुरुआत हो रही है कि राज्यों के चुनाव में केंद्रीय नेतृत्व का प्रभाव बढ़ने की शुरुआत। जो मेरा सवाल था, लोकसभा से पहले जो उनका असर था, कनेक्ट था, मैजिक था, वही कायम है, उससे बढ़ा है, उससे कम हुआ है? मुझे लगता है कि देखिए, जो आपने हरियाणा का जैसे अभी जिक्र किया, हरियाणा महाराष्ट्र दोनों को देखिए, 33 सभाएं उन्होंने की। मैंने ये कहा कि जो उनका, मैंने 76% जैसे आपने कहा वो पोलिंग हुआ है, और मैंने अभी पहले जो बात कही कि अगर वहां दोनों प्रदेशों में जहां पर भाजपा का अपना कभी भी दावा नहीं रहा, इंडिपेंडेंट, वहां पे क्लियर मेजॉरिटी में आती है भाजपा, तो ये सीधा और सीधा मोदी का कनेक्ट है और मोदी का करिश्मा है। उनका जो कनेक्ट की आप बात कर रहे हैं, ये शो करेगा, ये दिखाएगा कि उनके काम से लोग प्रभावित हैं और उनका कनेक्ट बढ़ा है, उनका प्रभाव बढ़ा है। पुष्पेंद्र, इसमें जो सवाल है आपका, आप इसमें एक बात बढ़ा है, कायम है, वही साबित कर। अभी जब बिहार के अंदर और उत्तर प्रदेश में जब उपचुनाव हुए थे, तो इस देश की तमाम वो पार्टियां जिनकी दुकानें लोकसभा में बंद हो गई थी, वो चिल्ला चिल्ला के कह रही थी कि मोदी के काम पे देख लीजिए साहब, बता दिया लोगों ने कि क्या 100 दिन में काम हुआ है, नीतियां खराब है, महंगाई बढ़ी है, देश को बर्बाद कर दिया। ये नरेंद्र मोदी की इन दोनों राज्यों में, जहां भारतीय जनता पार्टी का न संगठन कभी बहुत मजबूत था, न सरकार में थे, दोनों जगह सरकार में ला देना नरेंद्र मोदी की न सिर्फ अपनी छवि, बल्कि जो अब तक अभी सरकार में आया नहीं, लेकिन एग्जिट पोल के बारे में तमाम नकारात्मक बातें कही जा रही हैं। मैं कह रहा हूं कि काम और नरेंद्र मोदी का चेहरा का उनका जलवा बरकरार है और उससे ज्यादा बड़ा है, क्योंकि विधानसभा का चुनाव जितवा देना किसी प्रधानमंत्री के लिए बहुत मुश्किल काम होता है। मिथिलेश जी, देखिए, अभी जो उनका बढ़ा है, आप मानते हैं? जो बाधाएं जो थी जी, बढ़ा है कि नहीं बढ़ा? कोई एंगल से ऐसा नहीं बढ़ा है कि कायम है? और अगर प्रधानमंत्री आज भारतीय इतिहास में प्रधानमंत्री विधानसभा में इतना जो है, इतना सभा किया, हमारे पास मैं नहीं जानता हूँ, मैं ये जानता हूं कि आज तक के रिकॉर्ड है कि प्रधानमंत्री इतना सभा नहीं किए। अब इस रिकॉर्ड पे चले गए आप लोग, काम नहीं करने देंगे। उसका असर पड़ा है, सभा ज्यादा कर लिया, ये भी आपत्ति है। 19 तारीख को पता लगेगा ना। नहीं, उसका असर आपको दिखा या नहीं दिखा? नहीं, या 19 तारीख को आपने कोई असर भाई नहीं। जो आदमी केवल बात बोल करके और जब दिग्भ्रमित करना, ये हम समझते हैं कि कोई बड़ी मई में हुआ था, दिग्भ्रमित फिर हो गए। कब तक होंगे जब नीतीश कुमार को बेदखल कर श्याम जाजू जी, लास्ट मानेंगे आप? लास्ट वर्ड, बढ़ा है, कायम है, घटा है? नहीं, बढ़ा नहीं है। श्याम जाजू जी से। निश्चित रूप से मोदी जी का कद बढ़ा है, मोदी जी की प्रतिमा जनमानस में कनेक्ट हो रही है और एक वैश्विक इमेज उनकी बन गई है।
आम लोगों को ध्यान में आ रहा है कि जब इस आदमी को मौका मिला है, अपॉर्चुनिटी मिली है, तो उसका सोना करके उन्होंने बताया है। आम आदमी के लिए जो जो बातें बोली थी उसके एक ईमानदार कोशिश इंप्लीमेंट करने की उनके माध्यम से लोग देख रहे हैं। इसलिए सबसे ज्यादा आकर्षण हरियाणा में हो या महाराष्ट्र में हो, इनका ही था और लोगों में डिमांड उनकी थी। स्वयं प्रेरणा से लोग वहां पर पहुंच रहे थे, डायरेक्ट कनेक्ट हो रहे थे। जादू जी एक दो काम का भी तो नाम बता दीजिए जो अब तक के उन्होंने नहीं, बगैर काम करे वोट ले लिए तो अगर काम करेगा तो आप जैसे लोगों का क्या होगा? मेहरबानी जी, अवधेश जी, श्याम जी, पुष्पेंद्र जी, अरे तो बगैर काम नहीं ले रहे वो वोट। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।